नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका मस्तिष्क ठीक होगा, आपकी कार्यशैली ठीक होगी, आपकी कार्य क्षमता ठीक होगी, और यदि आप किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप अस्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो जीवन की राह है उसमें नाना प्रकार की बाधाएं और आ जाएंगी। आज WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना 75वां विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है और इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। इसका कारण ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम रोगों का अंत कर देंगे, हम जो दिव्यांगता है उसको समाप्त कर देंगे, बल्कि हेल्थ फॉर ऑल माने जो हमारे संसाधन हैं उनका समान रूप से वितरण हो, सब तक पहुंचे, और जो स्वास्थ्य की अवधारणा है वो अवधारणा हर के जीवन में प्रस्फुटित हो। ऐसे इस अहम अभियान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है। शुरू हो गया है आज से ही उनका अभियान, और इस आहुति के लिए, इस अभियान में अपनी पूर्णाहुति के लिए आने की सक्रियता आज अपने कानपुर में भी देखने को मिली, जब रामलला मंदिर रावतपुर में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, और जिसमें नामचीन डॉक्टरों ने 150 से अधिक मरीजों का उपचार किया, उन्हें दवाएं दी, उनको सुझाव दिए, उनका मार्गदर्शन किया। जरूरत क्या है? जरूरत है जागरूकता की। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि IMA क्या कर रहा है, और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं IMA के ऊर्जावान उत्साही महामंत्री डॉक्टर अमित सिंह गौर। डॉक्टर अमित सिंह जी गौर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर गौर नगर स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में भी अहम दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, और अनेक उपलब्धियां भी आपने हासिल की है। मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर गौर, जरा मुझे समझाइए कि ये जो हेल्थ फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो थीम आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपने इस चर्चा के लिए मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं JMD न्यूज़ चैनल के माध्यम से शहर वासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और ये भी आशा करता हूँ कि हमारी जो शहर की जनता है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ समाज और समृद्ध समाज की जो परिकल्पना है वो स्वस्थ रह के ही पूर्ण की जा सकती है। और जैसा कि आपने कहा है कि आज हेल्थ फॉर ऑल जो एक थीम है इस बार WHO की, और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसको उसने विश्व स्वास्थ्य दिवस का नाम दिया है, और उसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, कि सभी को स्वास्थ्य लाभ मिले। तो IMA की तरफ से हम लोग इस तरीके के पब्लिक के बीच में जा के मेडिकल कैंप के माध्यम से, रक्तदान शिविर के माध्यम से, और हमारे IMA की चैरिटेबल OPD चल रही है शहर में जो बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे सप्ताह में 6 दिन हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो शहर के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो यहाँ पे अपनी OPD सेवाएं देते हैं निःशुल्क। तो मुझे लगता है कि हेल्थ फॉर ऑल ये समय की मांग है। कोई भी व्यक्ति, इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, इस शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, और इस प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ से वंचित ना हो पाए। IMA लगातार प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में सहयोग करते हुए, जब भी ऐसे कोई सहयोग की बात आती है, IMA हमेशा खड़ा रहता है सहयोग करते हुए। आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार भी लगातार
सभी जनमानस को, प्रदेश के जनमानस को और माननीय मोदी जी पूरे देश के जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जनता तक, अंतिम पीढ़ी तक, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे हम स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ पहुंचा सकते हैं। सरकारें भी ये काम कर रही हैं आज की, चाहे हमारी माननीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार हो, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस कार्य को लगातार कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और जैसे जैसे नए परिवर्तन आते जाते हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में, हम लोग बीच बीच में CMEs करके, वैज्ञानिक सत्र आयोजित करके उस नई उपचार विधियों को, नए आयामों को भी सीखते हैं और उसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं जनता को मिलता है। मैं डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो ये थीम आई है हेल्थ फॉर ऑल, क्या ऐसी कुछ परिस्थितियां विकसित हो गई हैं अपने पूरे विश्व में, तमाम प्रकार के वायरस को लेकर के, तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर के, संसाधनों के संकटों को लेकर के, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को हेल्थ फॉर ऑल का नारा देना पड़ा? क्या कहेंगे? देखिए, कोविड महामारी ने से जो एक पैंडेमिक फैला था, जिस वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, और मुझे लगता है कि उस समय ये स्थिति हो गई थी कि जो संसाधन थे, ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विदेशों की बात कर रहा हूँ, जो संसाधन थे वो कम पड़ गए थे और इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो ये थीम इसलिए इस बार रखी गई है ताकि हम अपने संसाधनों को कैसे बढ़ाएं और जितनी जनसंख्या है और आगे किस अनुपात में वो जनसंख्या बढ़ेगी पूरे दुनिया की, उसके हिसाब से हम क्या प्रावधान करें, क्या संसाधन बढ़ाएं कि सभी, कोई भी व्यक्ति किसी भी महामारी के दौरान या आम जनमानस किसी भी रूटीन देश में कहीं भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रह पाए। लेकिन जो संसाधनों की बात की जा रही है, पूरे विश्व की बात है, मैं केवल अपने भारत की बात नहीं करूंगा। हम लोग सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं कि हम अत्याधुनिक हो रहे हैं, हम कंप्यूटराइज हो रहे हैं, हम डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम छोटे छोटे संसाधन देखते हैं वहां पर हम बहुत पीछे हैं। क्या इसका आप आर्थिक कारण मानते हैं? नहीं, मैं इसका आर्थिक कारण नहीं मानता। मुझे लगता है कि थोड़ी जागरूकता की कमी है। और मुझे लगता है कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि हम लोग प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर और क्वार्टरनरी केयर, यानी कि प्राइमरी केयर ये होती है कि हिंदुस्तान में तो प्राइमरी केयर को ये कर लिया गया है कि किसी को हल्की सी खांसी, जुकाम या बुखार आता है, वो मेडिकल स्टोर पे जाता है और मेडिकल स्टोर वाले से दवा ले लेता है। सेकेंडरी केयर में वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, फिर वो वहां पे उसको फीस देता है, दिखाता है, फिर डॉक्टर दवा लिखता है। टर्शियरी केयर में वो अस्पताल में एडमिट होता है। और क्वार्टरनरी केयर जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जो SGPGI लेवल के, वहां पे जाके इलाज कराता है। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है आम जनमानस के लिए, हमें जागरूक भी होना पड़ेगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आम जनमानस के लिए बनी हुई है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। और मैं सरकारी आंकड़े तो आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर बीच बीच में इस तरीके के जागरूकता अभियान में प्रतिभाग भी करता है, सहयोग भी करता है। हम लोग प्लानिंग से इसमें काम करने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप मानते हैं डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से राजस्थान ने अपने को RTS का स्टेट मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, या यूँ कहें कि जब RTS वहां पर आई तो वहां पर डॉक्टरों ने अपने हितों के लिए कुछ संघर्ष भी किया, लेकिन बाद में समझौता हो गया। और तो ये जो राजस्थान में RTS आई बने, स्वास्थ्य का अधिकार, इसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या अब इसकी आवश्यकता आ गई है? ये देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकारी अस्पतालों में पहले से ही सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में है, या जहां पे पैसा लिया जा रहा है कुछ चीज़ों में, वहां पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें, उसकी तुलना करें। राजस्थान सरकार ने 21 मार्च 2023 को जो अपनी विधानसभा में और विधान परिषद में जो बिल पास कराया राइट टू हेल्थ राजस्थान में, उसका हमारे डॉक्टरों के बीच में काफ़ी रोष पैदा हुआ। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो हमारा हेडक्वार्टर है, उसमें बाकायदा सभी प्रदेश के ब्रांचेस को और प्रदेश के अंदर जिले के ब्रांचेस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि
आप कोई भी बिल बनाए सरकार, लेकिन जनता के हितों के साथ साथ चिकित्सक के हितों का भी ध्यान रख के ऐसे एक सामंजस्य बैठा के बिल बनाने की कोशिश की जाए जिससे जनता का भी हानि ना हो और डॉक्टर का भी सम्मान बना रहे। तो कुछ उसमें आपत्तियां थी राइट टू हेल्थ बिल में, जिसको राजस्थान सरकार ने, हमारे जो डॉक्टरों ने हड़ताल की है, कुछ आपत्तियों पे सुझावों को मान लिया है और उसमें संशोधन होकर नए तरीके से राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है, जिसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जिसको हमारा राजस्थान आईएमए भी स्वीकार कर रहा है, हमारा हेडक्वार्टर भी स्वीकार कर रहा है। तो वो प्रावधान जो संशोधन वाले होके आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अधिकार है कि एक एक जनता को स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। वो अगर बीमार पड़े तो उसको डॉक्टर को दिखाने का अधिकार होना चाहिए, अगर उसकी जेब में पैसा भी नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस कदम में बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि इसमें डॉक्टर का भी हित बना रहे और जनता का भी हित बना रहे। इस तरीके के प्रावधान को लाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से या हमारे देश के वरिष्ठ चिकित्सकों से या राजस्थान सरकार के वरिष्ठ चिकित्सकों से राय मशविरा कर लिया जाता तो हो सकता है कि बेहतर परिणाम देखने को मिलते और ये नौबत आई हड़ताल की, इस हड़ताल की नौबत ना आती। लेकिन आप तो ये तो मानते ही है कि समय की मांग है आरटीएच। देखिए, समय की मांग है आरटीएच, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैंने आपसे अभी पहले भी बोला है कि समय की मांग का मतलब ये नहीं है कि हम एक क्षेत्र के लोगों के साथ में शोषण करके या उनके अधिकारों को, उनके सम्मानों को दबा के दूसरों के ऊपर लागू कर दें। मुझे लगता है कि एक सामंजस्य बना के सामंजस्य बना के ही बिल को किया जाना चाहिए जो जनता के लिए भी लाभकारी हो और जिनको ऊपर लागू किया जा रहा है डॉक्टर्स और अस्पतालों को, उनके भी सम्मान का, उनके सारी चीजों का ख्याल रखा जाए। तो आईएमए को भी चाहिए कि जो आपका हेडक्वार्टर है कि कोई एक ऐसा प्लान, कोई ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर दे, उसके आधार पर ही जब भी कोई सरकारें इस दिशा में कदम उठाएं तो उसमें लाभ मिले। इसके लिए अभी जो राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान सरकार ने पास किया है और उसके वजह से हमारा जो आईएमए हेडक्वार्टर है, हम आईएमए हेडक्वार्टर इस विषय पर चर्चा कर रहा है और वो कोई ना कोई सरकार से वार्ता भी करेगा। और हम खुद भी चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ जो है स्वास्थ्य का जो अधिकार है और सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं, इस तरीके का प्रावधान इस देश में होना चाहिए। लेकिन मैं फिर बात वही रिपीट करूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसमें डॉक्टरों का, आईएमए का, सबका इसमें हितों का ध्यान रखते हुए उन चीजों को लागू किया जाए। और मुझे लगता है कि आईएमए हेडक्वार्टर इस विषय पे कोई ना कोई कार्य कर रहा है, बहुत जल्दी उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी योजना बनती है तो आईएमए को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक इस तरीके की विषम परिस्थितियां। लेकिन अगर आप यूं देखें कि जैसे कि आयुष्मान योजना चल रही है, मुख्यमंत्री जी की हेल्थ योजना चल रही है, इसी तरीके से हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो अपने प्रयासों से मुख्यमंत्री कोष से विभिन्न प्रकार की, क्या अभी भी इन्हें आप नाकाफी समझते हैं? क्या हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं और योजनाएं तो बहुत आ गई हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज भी कोहराम बचा रहता है? देखिए, थोड़ा संसाधनों की कमी है और हमारी जो सरकार है, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार इसके लिए प्रयासरत है। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कह दिया है और कई जगह मेडिकल कॉलेज खुल भी गए हैं। 75 जनपद हैं इस प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि आपने बोला कि आयुष्मान योजना है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, इसके अलावा लोग प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, उसके बावजूद भी कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर जिले में पहले से ही जिला अस्पताल है। हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको और सुदृढ़ किया जा रहा है और सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। तो लगातार इस पे काम चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उन परिणामों को समझ आने में या उसके आउटकम निकलने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मुझे आशा है कि निश्चित आने वाले समय में ही आपको अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं में। लेकिन एक डॉक्टर साहब ये भी देखते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल की बात तो की जा रही है, होना भी चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ने भी चाहिए। लेकिन सच बात तो अगर आप देखें तो रोज कई ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, कोरोना को ले लीजिए, अभी आप उसका जिक्र भी कर रहे थे, अब इधर फिर आ रहा है कि कोरोना फिर तेजी से बढ़ रहा है।
फिर उसमें रिपोर्ट आ रही है, अभी करीब मैं आईआईटी के डॉक्टर मणिंदर अग्रवाल की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2 महीने में प्रतिदिन 15,000 से 20,000 तक केसेस हो जाएंगे एक ये। इसके पहले इन्फ्लुएंजा का नया एक वायरस तेजी के साथ हो गया, और उसके साथ में भी एक जो नई समस्या खड़ी हो गई। युवक स्वस्थ है, 27 साल का है, नाच रहा है, घूम रहा है, और उसके बाद पट्ट से गिर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि आर्टिक अरेस्ट हो गया, और उसके बाद जो उसकी मौत हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ये हेल्थ फॉर ऑल के लिए बड़ी चुनौतियां नहीं है? अभी फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है इस देश में ऐसी नहीं है, और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि स्वदेशी वैक्सीन बना के इस देश ने जो विदेश में अपना परचम लहराया है भारत देश ने, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन टीकाकरण हुआ है कोरोना वैक्सीन का, मुझे लगता है कि लगभग पूरी जो आम जनमानस है उसका लाभ ले चुकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना का अगर कोई नया स्ट्रेन आता भी है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेन बदलते रहने से बीच बीच में इस तरीके के आपको स्पाइक्स दिखते रहेंगे, लेकिन जो स्थिति 2021 में हुई थी ऐसी स्थिति मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। हाँ, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसका पालन हम लोगों को करना भी चाहिए। और मैं शहर की जनता से भी और प्रदेश की जनता से भी अपील करूंगा कि जो कोविड के नियम उनका पालन करके ही आप अपने रोज़मर्रा के कामों को करें और स्वस्थ रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन जैसे ये जो हार्ट जो की प्रॉब्लम्स आ रही है, इनके बारे में क्या कोई नया शोध होना चाहिए, या इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, या आपके डॉक्टर्स इसके प्रति सजग हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ी चिंता हो रही है भाई। इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लाइफस्टाइल हमारी है वो बहुत चेंज हो गई है। हाँ, हम लोग आज की डेट में जंक फूड खाना, ठीक है, गली से निकल के चौराहे तक जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना, 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज कम करना, शारीरिक मेहनत कम करना। तो आप जो यंग एज में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के जो जितने भी आपको समाचार सुनने को मिलते हैं देश भर में कि यंग एज में कार्डियक अरेस्ट से ये मृत्यु हो गई है, तो मैं इसमें इसको लाइफस्टाइल को मान के चलूंगा। मैं इसमें कहीं पे भी ऐसा कोई भी बीमारी को नहीं देख रहा हूँ कि जो अचानक से पैदा हो गई हो। जैसा आपने भी इन्फ्लुएंजा का नाम लिया, इन्फ्लुएंजा वायरस कोई आज का वायरस नहीं है, ये हमारे आपके बीच में कई डिकेड से चला आ रहा है, और सभी लोग इससे हर साल जो है इससे संक्रमित होते हैं। जुकाम, खांसी, बुखार होता है और ठीक हो जाते हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। पहले का इंसान शुद्ध हवा खाता था, शुद्ध खाना खाता था, हरी सब्जी खाता था, अच्छा भोजन करता था, शारीरिक मेहनत करता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबी उम्र प्राप्त करता था। लेकिन आजकल यंगस्टर जिस तरीके से मोबाइल का यूज़, इंटरनेट का यूज़ और खाने पीने में जंक फूड और कॉन्टिनेंटल फूड का इस्तेमाल करने लगा है, उसकी मेन वजह मुझे यही लग रही है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को सामने मिल रही हैं। क्या हेल्थ फॉर ऑल के लिए आप वैक्सीनेशन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और आप चाहते हैं कि जितने भी इस प्रकार के रोग हैं उनके लिए जो वैक्सीन है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए, और सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए? जितने भी संक्रामक रोग हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, और ख़ासकर जो वायरस की वजह से होते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल ज़रूरी है। और रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू लगातार चल रहा है। गांव की पीएचसी पे, सीएचसी पे, हर जगह जो भी बच्चे हैं जिनको उस वैक्सीन की ज़रूरत है, सरकार के सीएचसी पीएचसी के माध्यम से लगाई जा रही है। और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जो पीडियाट्रिशियन है, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी अपनी क्लिनिक पे भी जो वैक्सीन उनके जो मरीज आते हैं, उनको जो बच्चे दिखाने आते हैं, उन माता पिता जो होते हैं, उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। तो संक्रामक रोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनके दुष्परिणामों को शरीर में से बचने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और आज तो मुझे लगता है कि टीकाकरण को लेके गांव से लेके, गली से लेके और शहर, हर जगह इसके लिए लोग जागरूक हैं। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जो भी संक्रामक रोग की वैक्सीन होती हैं वो बच्चों को लगाई जाती हैं। हर एक आदमी इसके लिए जागरूक है, और हमारा देश का जो टीकाकरण का जो ग्राफ है बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं ऐसी रही हैं 2014 से
कि जो टीकाकरण में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को इसका लाभ जरूर मिला है। कहते हैं हेल्थ फॉर ऑल के लिए जो निर्भरता है वो है हमारे पर्यावरण की। हमारा पर्यावरण जो है निरंतर बिगड़ता चला जा रहा है और जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, लगातार खराब कर रहा है। आप इससे सुपरिचित हैं क्योंकि आप ऐसे एक पद पर हैं जो आपकी जानकारी में सब कुछ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का अंत कैसे होगा, क्या करना चाहिए सरकार को, आईने की क्या राय है इस दिशा में, या आप इसको कितना चिंताजनक मानते हैं? देखिए, वायु प्रदूषण, आपने जो बात की पर्यावरण की, वायु प्रदूषण की स्थिति, कानपुर एक ऐसा शहर रहा है जो वायु प्रदूषण के मामले में बहुत ही बदनाम रहा है, दुनिया के टॉप मोस्ट शहरों में शुमार रहा है। लेकिन विगत 2-3 सालों से कानपुर नगर निगम ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि धूल, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है वो सबसे बड़ा कारण था वायु प्रदूषण का। तो उसको लेके जो भी कार्य योजनाएं बनाई गई हैं और नगर निगम उस पर लगातार प्रयासरत भी रहा है। और पिछले 1-2 सालों से आप देखिए कि कानपुर कहीं ना कहीं आपका जो इंडेक्स है वायु प्रदूषण का, उस इंडेक्स में ऊपर की तरफ न जाके धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो सुधार हो रहा है और जनता को भी छोटे छोटे उपाय करने हैं। जैसे मैं कूड़े की बात करूं तो कूड़ा कम से कम जनरेट होगा। जितना भी गीला कूड़ा घर से निकलता है उसका जनता अगर उसको खाद बनाना सीख जाए तो घर के ही पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकती है। या जो सूखा कूड़ा है केवल कूड़े वाली गाड़ी को दे दे तो कूड़े की मात्रा भी कम होगी। जो कूड़े का पहाड़ लग जाता है वो पहाड़ लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना कूड़े का पहाड़ लगता जाएगा, कूड़ा आसपास इकट्ठा होता जाएगा, धीरे धीरे आपकी मिट्टी और जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है वो भी दूषित होता चला जाएगा। तो वायु प्रदूषण और कूड़े के निस्तारण को लेके कानपुर नगर निगम लगातार प्रयासरत है और विगत 2 सालों में बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस चुनौतियों से भी हम पार पा पाएंगे कि कानपुर एक स्वच्छ, साफ और सुंदर शहर कहलाएगा। यहाँ की हवा भी दूषित नहीं होगी और शहर भी साफ होगा। मैं इतना आपको आशा दिलाना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और एक ये भी है कि कहते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ बिहेवियर्स कैसा है, आपकी चॉइस क्या है, और अगर हम इस पर गौर करें तो ज्यादा लाभ होगा। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक सरकार अपने विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करती है कि जब भी आपकी तबीयत खराब हो, आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो आसपास के प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर पे जाके ही डॉक्टर को दिखा के और डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह के हिसाब से दवा खाएं। यहाँ पे कहीं ना कहीं पब्लिक में जागरूकता की कमी है। मुझे लगता है कि उनको अगर छोटे से छोटी दिक्कत आ रही है शरीर में तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाके, चाहे वो किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाएं, चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पास जाएं, दिखाने के बाद में ही दवा का सेवन करें। क्योंकि मैं बात इसलिए जरूर ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले की जो थीम थी, इंडिया का जो एक WHO ने जो एक सर्वे किया था, यहाँ पे रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का जो दुरुपयोग जिस तरीके से यहाँ पे किया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं जिसकी वजह से उनके पास जनता जाती है, उनसे दवा लेके खा लेती है क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है मेडिकल फील्ड का। या झोला छाप भी यही करते हैं कि हर दवा, हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स काम करनी चाहिए आगे चल के इंसान के शरीर में, वो काम करना बंद कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होना जरूरी है। जब भी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या आए तो आसपास के डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ही जाके इलाज करें, ना कि किसी झोला छाप के पास जाए। दूसरा, एक ये भी कहा जाता है कि हमारा जो इम्यूनिटेशन है वो ठीक होना चाहिए, हमारा फूड ठीक होना चाहिए, जिसका भी आपने कई बार जिक्र भी किया है। क्या इस दिशा में, हालांकि हम लोग सब स्वतंत्र हैं, जो मन होता खाते हैं, रोज ये बात की जाती है जंक फूड मत खाइए, ये कहे, क्या सरकार को भी इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहिए? क्योंकि स्वास्थ्य तो बिगड़ ही रहा है, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, रोज नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, मोबाइल्स बच्चे देखते हैं तब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और एक लोग बड़ी चिंता में हो रहे हैं, ऑटिज्म बच्चे पैदा हो रहे हैं। अभी आपने एक इस दिशा में सेमिनार भी किया है।
क्या अब कुछ ऐसे कानूनों की आप महसूस करते हैं जिनको लागू करना चाहिए? देखिए, एक विकासशील देश के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। मैं यह तो सलाह नहीं दे सकता हूं सरकार को कि वो बच्चों के अंदर जिस तरीके से मोबाइल को देखने की, मैं इसको इस रूप में दिखूंगा कि बिहेवियर चेंज बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी है। जो बच्चे आजकल बहुत मोबाइल देख रहे हैं उनके साथ में वार्ता करें, उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो मोबाइल ना देखें, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की इस दुनिया की नीड है। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको लेके हम कोई कानून बना देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का नुकसान होगा। इसमें मुझे लगता है कि बिहेवियर चेंज बहुत जरूरी है। आम जनमानस को अपने बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा। और रही बात खाने पीने की, आपने कही है, ये हमको ही तय करना पड़ेगा हमें क्या चीजें जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, लाभकारी है, उनको खाना है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो हानिकारक, उनको नहीं खाना है। इसके लिए किसी कानून या दिशा निर्देश की मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई बनाने की जरूरत है। ये तो हमारे अंदर ही एक आवाज आनी चाहिए कि ये चीज हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इसको हमको नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत तेजी से चर्चा में आ रही है, योग। और जहां तक योग की बात थी तो हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में योग की बात करते थे, आयुर्वेद में योग की बात करते थे, लेकिन अब एलोपैथी में भी योग की चर्चा शुरू हो गई। क्या हेल्थ फॉर ऑल के लिए योग की अनिवार्यता होनी चाहिए? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि शारीरिक किसी भी तरीके की कसरत को, चाहे आप उसको योग बोल लीजिए, चाहे आप कार्डियो एक्सरसाइज बोल लीजिए, चाहे आप जिम जाते हैं, यंग एज के बच्चे जिम भी जाते हैं, कुछ लोग जॉगिंग पे जाते हैं, कुछ लोग रनिंग पे जाते हैं, जितने भी इस तरीके की एक्टिविटीज है मुझे लगता है ये सबको करनी चाहिए। आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से, हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप नेता हैं, लेकिन आधे से 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालना चाहिए। चाहे आप योग के रूप में, चाहे आप कार्डियक एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप जिम में जाके, चाहे आप किसी खेल कूद के माध्यम से बैडमिंटन खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, अपने शरीर के लिए आधे से 1 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बीमारियों को, जिस तरीके का आज डायबिटीज जो है एक राजधानी बनता जा रहा है दुनिया की, भारत देश जो है वो डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हम लोगों को इससे बचने के लिए अपने खानपान और साथ में शारीरिक मेहनत, शारीरिक परिश्रम, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आपकी वर्किंग हो सकती है, ऑफिस में बैठ के हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसी वर्किंग करें जिसमें आपको शारीरिक परिश्रम करना पड़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा काम करें जहाँ पे शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है तो आधे से 1 घंटे का समय अपने लिए जरूर निकाल के आप योग करिए, कसरत करिए। और मुझे लगता है कि इससे ही आप बहुत सारी चीजों पे, जो स्वास्थ्य के दुष्परिणाम है, जो नई बीमारियां, उस पर आप सफलता पा सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, अभी आप चर्चा भी कर रहे थे और मैंने भी कहा कि समर्पण दिवस के रूप में इसको मनाने जा रहा है। पैदल मार्च है जागरूकता के लिए, आज शाम को लाइटिंग के लिए भी हो रहा है कि जन जागरण हो, सेमिनार्स भी हो रहे हैं। अपने कानपुर का आईएमए इस दिशा में कुछ प्लान कर रहा है? आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमने रामलला जो रावतपुर गांव में है वहां पे एक विशाल मेगा मेडिकल कैंप किया है और एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 258 लोगों ने, हमारे शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा आज वहां पे परामर्श किया गया है। 258 लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श का लाभ लिया है और 60 लोगों ने रक्तदान के, यानी कि 60 यूनिट रक्तदान हुआ है। और शाम को हम लोग एक कैंडल जला के और दीप जला के एक समर्पण जो दिवस आईएमए की तरफ से, WHO की तरफ से कहा गया, हमारे आईएमए हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया, उसको आज शाम को हम लोग 7 बजे आईएमए प्रांगण में मना रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि हेल्थ फॉर ऑल के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे कि ये जो थीम है वो अपनी जो सपना है जो लेकर के चल रही है वो साकार हो सके? जैसा कि मैंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना एक बहुत ही अच्छी सरकार की योजना थी और काफी लोगों ने इसमें, जो पात्र लोग थे उन्होंने, सरकार ने उनका पंजीकरण करा दिया है और उनको उसका स्वास्थ्य
लाभ भी मिल रहा है इस योजना से। लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास है या अपर क्लास है या हायर अपर क्लास है, मेरा ये मानना है कि सभी लोग मेडिकल इंश्योरेंस करा लें। मेडिकल इंश्योरेंस कराने से मुझे लगता है कि देखिए बहुत ही कम ईएमआई पे आप अच्छा खासा रिस्क कवर करते हुए अच्छी खासी जो पैसा है आपको मिल सकता है। आप जब बीमार पड़ते हैं, चाहे बड़े अस्पताल में भर्ती हो, चाहे आप सरकारी अस्पताल में भर्ती हो, चाहे आप मध्यम वर्गीय अस्पताल में भर्ती हो, तो मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं वैसे ही अपने शरीर का मेडिकल इंश्योरेंस करा ले। जनता अगर ये 125 करोड़ का देश है, सभी लोग करा ले। जो लोग गरीब हैं उनके लिए सरकार प्रयासरत है और आयुष्मान योजना के तहत ऐसे लोगों का पंजीकरण किया गया है और ऐसे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला भी है। लेकिन जो लोग उस श्रेणी में नहीं आते जिनका आयुष्मान कार्ड बने, उनके लिए सलाह है कि सब लोग मेडिकल इंश्योरेंस करा लें। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरीके की कोई समस्या आए तो उनके पास में आर्थिक रूप से कोई ऐसी दिक्कत ना हो, क्योंकि उनका मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो बीमा कंपनी उनका इलाज करवाने का पूरा प्रबंध करेगी। इसमें मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है और कहते हैं कि उसका जो प्राइमरी सेंटर है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनको और मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि WHO ने कहा है कि जब तक हमारा प्राइमरी केयर सेंटर्स ठीक नहीं होंगे तब तक हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्या आपको लगता है कि वहां पर जो संसाधन है वो ठीक नहीं है और उनको और स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए, और किस रूप में स्ट्रेंथ होना चाहिए? देखिए, संसाधन मैं ये मानता हूं कि अगर आप 2014 से पहले देखें तो संसाधनों का बड़ा अभाव था। लेकिन 2014 जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, प्रधानमंत्री जी की, और राज्य में माननीय योगी जी की सरकार आई है, जो कमियां थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उन कमियों को धीरे धीरे सरकार दूर कर रही है। और एक कि गाँव में भी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर भी डॉक्टर बैठे, नए आयोग के माध्यम से भर्तियां भी खूब की गई हैं। जो मैन पावर संसाधन की कमी थी उसको भी दूर किया गया है, और जो मशीनरी जो संसाधन थे उनको भी दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और पहले से हमारे PSCs और CSCs बहुत बेहतर हुए हैं, वहाँ पे उच्च श्रेणी का स्वास्थ्य लाभ लोगों को दिया जा रहा है, और इसमें जो भी कमी रह गई होगी उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। मुझे लगता है आने वाले समय में हम लोग PSC पे भी बहुत अच्छी तरीके का इलाज पा पाएंगे, अभी भी पा रहे हैं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी उस पर उसको भी भरपाई करके और अच्छी श्रेणी का हम लोग इलाज पाएंगे। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे हेल्थ फॉर ऑल की, और जिसके बारे में डॉक्टर गौर बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। और एक बात सबसे ज्यादा ये समझ में आई कि जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, और या यूं कहें कि जागरूकता की कमी है, या व्यक्ति की लाइफ स्टाइल है जो बदलने का नाम नहीं लेती है। और यही कारण है कि बहुत से ऐसी बातें होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ती हैं। हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी जो काम करने की जो कला है, या जो हमारी कार्यशैली है, ये सब बातें हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लगी रहती है। और एक बात जो बार बार कह रहे थे डॉक्टर गौर कि हमें क्वालिफाइड डॉक्टरों से ही बात करनी चाहिए। मेडिकल स्टोर में गए, दवा ले लिया, फिर जब देखा कि कुछ नहीं सुधार हो रहा है तब फिर डॉक्टर साहब के पास गए, फिर थर्ड स्टेज में भी जब देखा तो फिर गंभीर। तो ये जो, और कभी कभी जो मोहल्लों के ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें कभी कभी झोला छाप भी कहते हैं, गांव में भी कहते हैं, हम लोग उनके भी शिकार हो जाते हैं। तो अगर सरकार जागरूक है, अगर समाज जागरूक है, अगर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो जागरूक हैं, तो फिर हमें और आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। इसी चर्चा पे डॉक्टर गौर मुझे बताइए कि अभी आपने ठीक बताया कि IMA क्या कर रही है, IMA की अहम भूमिका। अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको भी मजबूत किया जा रहा है, और सरकार पूरी तरीके से, क्या कहीं ना कहीं एक बात ये भी आती है कि जो बजट होना चाहिए, क्योंकि बजट बहुत जरूरी होता है, तो जो बजट होना चाहिए अगर उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हमारे संसाधन और बढ़ सकते हैं।
आप ठीक कह रहे हैं। बजट पहले से बढ़ा है, लेकिन जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में और बजट बढ़ाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो संसाधन उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आपने देखा होगा फिर कोविड के टाइम पे सरकार ने इतना बजट दिया था राज्य सरकारों को, हमारी केंद्र सरकार ने, और इवन राज्य सरकारों ने भी। सब आप इस हफ्ते भर के अंदर नए नए आईसीयूज बन गए, ऑक्सीजन लाइन डल के ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए गए। तो बजट खर्च किया गया है और बजट में बढ़ोतरी भी हुई है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। लेकिन हाँ, जनसंख्या के अनुपात में भी और उसमें बजट को बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा, एज ए डॉक्टर्स मैंने उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? ये जो थीम आई है हेल्थ फॉर ऑल, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टरों को? वो क्या करें, मरीजों को कैसे जागरूक करें या उनके हेल्थ के प्रति कैसे केयर करें? ये सब बातें भी सामने आती है, क्योंकि जो एक डॉक्टर होता है ना, एक समय था जब फैमिली डॉक्टर्स हुआ करते थे, अब तो खैर वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नहीं, वो फैमिली डॉक्टर सब कुछ बता दिया करते थे और सारी बातों का इलाज उनके पास होता था। अब वो तो दूर हो गया है। लेकिन आप एज ए डॉक्टर क्या सलाह आपकी होगी आम डॉक्टरों के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे अहम अभियान में? मुझे लगता है कि जब किसी भी डॉक्टर के पास में कोई मरीज दिखाने के लिए आता है, अपनी समस्या को लेके आता है, तो हमें मेडिकल साइंस के अलावा जो एक व्यवहारिकता है उसका भी बहुत डॉक्टरों को ख्याल रखना है। भाषा शैली कैसी होनी चाहिए मरीज के साथ में, और दवा से पहले उसकी काउंसलिंग और खासकर मेंटल काउंसलिंग वो भी बहुत जरूरी है। और उसको जागरूक करना, अगर प्रत्येक डॉक्टर दवा देने के साथ साथ मरीज को जागरूक भी करने लगे कि ये सारी चीज़ों को करने से आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं और या यही चीज़ें करने से आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है, तो मुझे लगता है मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि प्रत्येक डॉक्टर मरीज को देखने से पहले, उसको जांचने से पहले, उसको दवा लिखने से पहले उसकी जागरूकता के लिए अपने क्लिनिक्स पे, अपने अस्पताल में बहुत सारी जो बीमारियां चल रही हैं, हर बीमारी का अपना एक फेज आता है। जैसे ही बरसात आती है तो डेंगू मलेरिया के मरीज पड़ जाते हैं, तो उनसे कैसे बचाव करना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो 365 दिन चलती हैं आजकल हमारे समाज में, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या बचाव करना चाहिए। तो जो बीमारियां निरंतर चलती रहती हैं, जो लाइफ टाइम डिजीजेस होती हैं, उनके लिए उनसे बचाव की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वो अगर हो जाती हैं तो उसके बाद में उनको क्या करना है अपने शरीर के लिए दवा के साथ साथ। तो ऐसे पैम्पलेट, स्टिकर या किसी भी माध्यम से जनता को जागरूक कर सकती है अपने क्लिनिक, अस्पताल के माध्यम से, और थोड़ा सा समय मरीजों को देके, क्योंकि मरीज जब आता है वो उसको लगता है कि डॉक्टर अगर उनसे प्यार से बात कर लेगा, 2 मिनट का समय दे देगा, वो उसकी जो बीमारी है उसको लेके उसकी मेंटल काउंसलिंग कर देगा, तो कहीं ना कहीं एक कहावत कही गई नहीं कि दवा के साथ साथ तो एक दुआ होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत असर करती है, क्योंकि उससे एक सकारात्मक ऊर्जा आती है मरीज के अंदर, किसी के अंदर भी आती है। अच्छी चीजें सुन के अच्छे तरीके से अगर आपकी कोई काउंसलिंग करता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो आधा शरीर का दर्द या आधा आपका जो मर्ज होता है वैसे ही दूर हो जाता है। एक बात मैं आज पढ़ रहा था तो उसमें ये आ रहा था कि अगर व्यक्ति के चेकअप होता रहे तो हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। और कहते हैं कि चेकअप ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामान्यतः देखा जाता है कि कोई बीमारी लेकर के डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने कहा इसका चेकअप कराओ। लोग कहते हैं कि फुल बॉडी का चेकअप कराइए, गंभीर बीमारियों का पता लगाइए, पुरानी जो बीमारियां आप में है उनका पता लगा लीजिए, फिर आप देखिए कि आपके खान पान में कोई विटामिन की कमी है, आप में कसरत की कमी है, कोई स्ट्रेस है, उससे दूर होइए। और जब आपका पूरा चेकअप हो जाए तो उससे समझ लीजिए कि मन की शांति और भविष्य का प्लान भी बन जाता है। तो बार बार ये कहा जाता है कि हमें चेकअप पर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि चेकअप की कुछ व्यवस्था हमारे सरकारी अस्पतालों में या कुछ ऐसी हो जानी चाहिए? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है धन, और धन बहुत ज्यादा लगता है। आम जन या जो कमजोर वर्ग है या मध्यम वर्ग है वो जो है हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत कुछ होता है। क्या आप चाहते हैं कि इस संबंध में भी सरकार को या सरकारी अस्पतालों को कोई व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने।
और मेरा ये मानना है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 या 45 साल में एक बार, यानी कि 40 साल और 40 या 45 साल के ऊपर के व्यक्ति को साल में एक बार अपने शरीर का पूरा चेकअप कराना चाहिए। रूटीन चेकअप जिसको बोलते हैं वो कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जब वो आपके चरम पे पहुंचती हैं तो उनके लक्षण सामने आते हैं, लेकिन हम उनको पहले से ही अगर रूटीन चेकअप कराएंगे साल में एक बार तो उनको हम पकड़ सकते हैं और उनसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। और आफ्टर द एज ऑफ 60 साल में 2 बार, यानी कि 6-6 महीने पे 2 बार हमको अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, ये मेडिकल साइंस भी यही कह रही है, WHO भी यही कह रहा है। रही बात कि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं जिनके पास धन का अभाव है, मैंने आपको पहले बात कही थी कि आयुष्मान योजना से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। जो लोग आयुष्मान योजना के पात्र के तौर पे नहीं आ सकते हैं, मैं उनको फिर से ये एडवाइस देता हूँ कि आप लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लें। तो मेडिकल इंश्योरेंस कराने से आपको, जब आप गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। जो आपको छोटी मोटी बीमारी होगी जिसका इलाज आप घर पे करते हैं उसका भी लाभ मिलेगा, जो दवा लेने जाएंगे, और उसमें जांचें भी आती हैं। तो आपको जब रूटीन चेकअप कराना होगा तो रूटीन चेकअप करा के भी आप अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। तो रूटीन चेकअप के लिए सरकार की कहीं ना कहीं, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, सरकार की भी सहभागिता होनी चाहिए इस दिशा में। बिल्कुल है, आप हमारे सरकारी अस्पतालों में जाइए, वहाँ पे चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो जिला अस्पताल हो, सारी तरीके की जांचें होती हैं। मैंने आपको पहले चीज कही थी, कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है। आप डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए मेडिकल कॉलेज जाइए, मेडिकल कॉलेज में सारी तरीके की जांचें होती हैं, निःशुल्क जांचें होती हैं। आप सारी जांचें जो आपका प्राइवेट पैथोलॉजी वाला कर रहा है, मेडिकल कॉलेज वाला भी करके देगा जिसके पास पैसे की कमी है। और जिला अस्पताल में भी निःशुल्क जांचें होती हैं। तो बस थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, इसीलिए चीजें कहीं ना कहीं बीच बीच में चीजें सामने आ जाती हैं कि धन अभाव के कारण वो जांच नहीं करा पा रहे हैं। मैं GMD न्यूज चैनल के माध्यम से शहर की जनता से ये कहना चाहूंगा कि जिनके पास धन अभाव है, आप हमारे मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, जिला अस्पताल जा सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपको रूटीन चेकअप कराना है, जैसा मैंने बताया कि आफ्टर द एज ऑफ 40 या 45 या 60 के बाद में, तो आपको साल में 2 बार या 1 बार अपने बॉडी का पूरा रूटीन चेकअप कराने के लिए तो आप मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल जाके जांचें करवा सकते हैं, और आपको अच्छे से जांच होगी, और उसके वजह से जो आपके जो जांच आएगी उससे आगे आने वाले जो आपके स्वास्थ्य के दुष्परिणाम हैं वो भी पता चल जाएंगे। उसको आप कैसे बचेंगे, क्या इलाज करेंगे, सारी चीजों का, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए एक व्यवहारिक पक्ष ये है, हम जाते हैं मेडिकल कॉलेज, हम गए साहब हमारा रूटीन चेकअप कर दीजिए, तो नहीं करेंगे, तो कहेंगे भाई पहले OPD पर्चा बनाइए, पहले डॉक्टर साहब को दिखाइए, और फिर डॉक्टर साहब कहेंगे, फिर डॉक्टर साहब पूछेंगे बीमारी है तो उस बीमारी के हिसाब से चेकअप कराएंगे। जो एक रूटीन चेकअप की बात आ रही है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। क्या ये संभव है कि हम जाए रूटीन चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज में बात करें और हमारा हो जाएगा? अब ये देखिए, ये तो पॉलिसी मैटर है, और ये पॉलिसी मैटर है, और ये सरकार ही डिसाइड करेगी कि रूटीन चेकअप के लिए कोई आवश्यक दिशा निर्देश या कोई GO निकाले वो मेडिकल कॉलेज के लिए और जिला अस्पताल के लिए। जो आपने प्रक्रिया बताई है, यही प्रक्रिया अगर एक आम आदमी जाएगा तो उसको OPD का पर्चा बनवाना पड़ेगा, तो संबंधित डॉक्टर के पास जाएगा, फिर वो जांचें लिखेंगे। रूटीन चेकअप के लिए कोई अलग से आवश्यक दिशा निर्देश, ये एक पॉलिसी मैटर है, ये सरकार को निर्धारित करना है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी निर्धारित हो जाता है तो कहीं ना कहीं जनता को उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये बहुत महंगा होता है, IMA भी इस तरीके के प्रयास नहीं कर सकता है कि उसके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था पाक्षिक, साप्ताहिक या मासिक हो जहाँ पर रूटीन चेकअप हो सके। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है ये एक तरीके से डॉक्टरों का ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ पे इस तरीके का मैंने बताया कि IMA की मल्टी स्पेशलिटी OPD हमारी चल रही है। IMA का ब्लड बैंक चल रहा है पिछले 5 सालों से। अभी हमारे यहाँ पे कानपुर IMA में लैब की कोई व्यवस्था नहीं है। भविष्य में कभी भी इस तरीके का प्रावधान होगा तो हो सकता है कि ये नई व्यवस्था आए, तो वहाँ पे जनता को, शहर की जनता को लाभ मिलेगा फिलहाल। और बाकी आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर IMA इस पे प्रयास कर ले, सरकार के साथ वार्ता करके, अपने माध्यम से उनके साथ में पत्राचार करके, कि अगर इस तरीके का कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हो जाए तो इसका लाभ वाकई में जनता को मिल सकता है। बिल्कुल। आखिरी में हम आपसे निवेदन करेंगे
कि इस अवसर पर आप आम जन को क्या टिप्स देना चाहेंगे हेल्थ फॉर ऑल के लिए? एक तो आपकी दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने घंटे सोते हैं? कम से कम प्रत्येक नागरिक को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे सोएंगे तो उसकी वजह से भी आपके शरीर में स्वास्थ्य के दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, डॉक्टर ने आपको जो एडवाइस की है वो आप दवा खाइए, और जब तक उसने की तब तक दवा खाइए। अपने मन से कभी भी दवा को बीच में रोकिए नहीं, डॉक्टर की सलाह पे ही दवा को रोकिए। या तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि इस दवा को बदल दीजिए या बंद कर दीजिए, तभी उस दवा को बंद करिए, अपनी तरफ से दवा को बंद मत करिए। खान पान भी बहुत जरूरी है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। जो चीज़ें, जो खाने की वस्तुएं जो शरीर के लिए हानिकारक, उनसे दूर रहिए। और जैसा आपने पहले बताया था कि योगा और एक्सरसाइज और व्यायाम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक स्वस्थ शरीर के लिए, और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज बनता है। तो मैं तो आपके माध्यम से शहर की जनता से यही अपील करूँगा कि स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें। अपने बाकी चीज़ों से पहले अपनी शरीर को, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें, और उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ी मशक्कत करनी पड़े, लेकिन अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दें और अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखें, फिर बाकी चीज़ों पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की। निश्चित रूप से अगर हेल्थ फॉर ऑल की बात की जाए तो सरकार के भरोसे नहीं होना चाहिए, किसी भी संस्था के भरोसे नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और जैसा एक बात की डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी, प्रायोरिटीज होनी चाहिए हमारी, कि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और उसके लिए कितनी सामान्य सी बात है, खान पान ठीक कर लीजिए, आप कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई रोग है तो बिना योग्य डॉक्टर की सलाह के कोई दवा भी मत लीजिए। और यदि आप कोई दवा खा रहे हैं तो उसे बीच में बंद भी मत कीजिए। और यदि आप जागरूक हैं समाज के प्रति, सफाई के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। वरना ऐसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डायबिटीज की राजधानी बनती जा रही है। इससे हमको मुक्ति पाना है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।